नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, चर्निंग इशू है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली इसके बारे में कहा कि ये आना चाहिए। साथ ही साथ 22nd लॉ कमीशन भी लोगों से ओपिनियन मांगा है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो किस वर्जन में आना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक हिंदुत्व एजेंडा है, इसको रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको इलेक्शन से लेना देना है। उसके कारण से ये कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं हिंदुओं का पर्टिकुलरली। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं। और शायद ही आप किसी को देखेंगे जो कि ट्राइबल, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसके पार्ट होंगे। तो नॉट जस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक इशू इंपॉर्टेंट है, ये आम नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से समझना इसको जरूरी है। और ये याद रखिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का, यूथ का पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि देश सही में तरक्की करे। आपके मुताबिक वो चीज हो ना हो तो बात की बात है, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। लेकिन पार्टिसिपेशन से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको समझे कि सही में मुद्दा है क्या। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि हम पोलराइज्ड व्यू रखते हैं, एक तरफा व्यू रखते हैं, उसको ऑब्जेक्टिवली हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं और नहीं बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं जो आपको एनालिसिस दूंगा ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा, पोलराइज्ड एनालिसिस नहीं होगा, किसी पार्टी सेंट्रिक का नहीं होगा। क्या है रियलिटी उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि 22nd तो मांगा है, लेकिन 21st लॉ कमीशन ने कहा था कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजाइरेबल एट दिस मोमेंट, इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, उन्होंने ये कहा था। और दूसरी बात कि क्या कोई भारत में ऐसा राज्य है, स्टेट है जहां पे यूसीसी काइंड ऑफ सिस्टम है? तो जी हां, ऐसा एक स्टेट है गोवा, जहां पे कि यूसीसी सिस्टम है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उत्तराखंड भी उसी टाइप का होगा, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, लंबा मुद्दा है। तो मैं इसको सर्टेन पार्ट्स में बाइफरकेट कर देता हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो पहला सवाल ये आता है कि भाई पर्सनल लॉ होता क्या है जिसके कारण से इशू हो रहा है। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि सरकार का पर्सपेक्टिव क्या है, जो लोग इसको फेवर कर रहे हैं उनका क्या विचार है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहते हैं, और जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका डिबेट हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहता तो मुस्लिम या और कम्युनिटी जो है उनको पहले ही इंक्लूड कर लेते। गॉट इट? तो फिर वो जब चाहते ही नहीं थे तो हम क्यों करें ऐसा चीज। और चौथा सवाल ये करेंगे कि ये यूसीसी आना चाहिए या नहीं चाहिए, और आना चाहिए तो किस वर्जन में आना चाहिए। तो मैं इस चार सवाल का जवाब दूंगा आपको, जिससे कि आपको ओवरऑल समझ में आएगा, ना कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा। तो आते हैं पहला सवाल पे, लॉ। तो लॉ आमतौर पे दो वैरायटी का होता है, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। जहां तक कि क्रिमिनल लॉ का सवाल है तो आपने अगर चोरी करी, आपने डाका डाला कहीं पे, आपने रेप करा, आपने मर्डर करा, आपने किसी को थ्रेटन किया, ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है, ये एक अलग लॉ से गवर्न होता है। भारत का अगर जहां तक बात करें तो इंडियन पीनल कोड 1860 ये प्रिस्क्राइब करता है कि क्या पेनल्टी होगा किस लॉ में, और इसका जो प्रोसीजर है वो गवर्न मोस्टली होता है सीआरपीसी से और इंडियन एविडेंस एक्ट से। अब आते हैं सिविल साइड। तो सिविल साइड अगर देखें तो ब्रॉडली ये इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड होता है, जैसे कि फैमिली, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। और सब तो आपको समझ में आ रहा है। और लॉ ऑफ टॉर्ट का इन जनरल जो उसमें डिफेमेशन आता है, उसमें नेग्लिजेंस का इशू आता है। डिफेमेशन वही जिसमें कि अपने राहुल गांधी जो है उनको 2 साल का सजा सुनाया गया, जिनके कारण से उनका कैंडिडेचर लोकसभा में रद्द हुआ। तो ये मोस्टली चार चीज आता है, और पर्सनल लॉ इसी फैमिली लॉ का हिस्सा है। तो पर्सनल लॉ जो है वो मुसलमान का अलग है, पारसी का अलग है,
तुम्हारा कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है, उनका ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अलग रखा गया है, क्रिश्चियन है उनका अलग है। तो अब ये पर्सनल लॉ में आखिर आता क्या क्या है? तो 4 चीज आता है ब्रॉडली: मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और एडॉप्शन। तो जहां तक कि पर्सनल लॉ का सवाल है वो हमने आपको बता दिया कि किस चीज में आता है, वो सिविल साइड में आता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि जो तर्क दे रहे हैं लोग, जो इसके अगेंस्ट में हैं और जो इसके फेवर में है, उनका तर्क क्या है? तो पहले जो इनका विरोध कर रहे हैं उनका देख लेते हैं। अगर देखा जाए बाय एंड लार्ज तो 7 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। पहला चीज वो ये कह रहे हैं कि रिलीजियस और कल्चरल ऑटोनॉमी जो है लोगों का, वो छिन जाएगा अगर यूनिफॉर्मिटी आ गया। जो अभी जिस तरह का लॉ अभी एग्जिस्टेंट है, अगर हम पूरा पैन इंडिया में लगा देते हैं, मुसलमान पे भी लगा देते हैं, क्रिश्चियन पे भी लगा देते हैं, पारसी पे भी लगा देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये जो वर्जन है, जो एक नेशन एक लॉ का, वो भारत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री जो है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? तो ये लोग तर्क देते हैं कि वो लोग एक नेशन है, नेशनलिज्म का वहां पे अलग कॉन्सेप्ट है, हमारा सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे एक कंट्री जर्मनी हुआ, वहां पे एक ही लैंग्वेज है जो कि नेशनलिज्म का बेसिस है। फ्रांस है तो वहां पे एक ही लैंग्वेज है, फ्रांस है। लेकिन अब इंडिया में देखेंगे तो ढेर सारे लैंग्वेज है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे लैंग्वेज चेंज हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में मूव करेंगे, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे अगर मूव करेंगे तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। इतना ज्यादा डाइवर्स है हमारा यहाँ पे सिस्टम। वहां पे इतना डाइवर्सिटी नहीं है, वहां पे होमोजिनिटी है। तो वहां पे इस तरह का कोड होना कोई बड़ी बात नहीं। रिलीजन भी जब ये कोड लाया गया तो रिलीजन भी बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो उनका एक ही था, डोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो एक ये कहते हैं कि वेस्टर्न वर्जन है कि एक नेशन और एक लॉ होना चाहिए। जब डाइवर्सिटी इतना है तो डाइवर्स लॉ भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक पहला चीज ये कहा जाता है। दूसरा आर्गुमेंट इनका है कि जो यूसीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 25 में ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात किया है। हर आदमी को अपना रिलीजन प्रीच करने का, प्रोफेस करने का संपूर्ण अधिकार है। तो इस तरह का वन लॉ लेके आएंगे अगर आप, तो फिर क्या हो जाएगा? ये वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल राइट का। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तीसरा वो लोग कहते हैं कि हिंदू कोड जो है उसी को इंपोज करना चाहते हैं ये मुसलमान पे, क्रिश्चियन पे और एवरीवन पे। ठीक है, तो ये एक हिंदुत्व एजेंडा है, ये हिंदुत्व एजेंडा है। और हिंदुत्व एजेंडा है जो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का बेसिक आइडिया क्या है? प्लूरलिटी। इंडिया का बेसिक आइडिया क्या है? डाइवर्सिटी। इंडिया में कहते हैं हम ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे में यूनिटी है और डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ आर्गुमेंट अगर आप उनका बात करें तो वो लोग बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो संविधान लेखक जो थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा है। तो इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा जब मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में हुआ तो आखिर हुआ क्या, किसने क्या बोला और क्या क्या माजरा था। फिफ्थ आर्गुमेंट ये है, कहते हैं कि जब सिविल के बारे में आप बात कर रहे हो कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, जहां तक कि क्रिमिनल लॉज के बारे में भी बात किया जाए तो यूनिफॉर्मिटी इंडिया में नहीं है। बहुत सारे स्टेट में सेम क्राइम का पनिशमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले ले, रेप का क्राइम। रेप का क्राइम अगर पूरा इंडिया में देखेंगे तो बाय एंड लार्ज सेम है, लेकिन अगर एक्सेप्शन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यहां पे डिफरेंट है। यहां पे डेथ पेनल्टी है रेप केस पे। सिमिलरली बहुत सारे स्टेट में देखेंगे कि जो आपको जो क्रिमिनल लॉज है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो वो कहते हैं कि जब क्रिमिनल लॉ में भी साहब इतना डिफरेंस है तो फिर सिविल लॉ के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो आप? ठीक है, तो ये उनका पांचवा तर्क था। छठा तर्क ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो करना बड़ा कठिन है। ये सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर देगा। अभी सोशल ऑर्डर बड़ा ही डिफिकल्टी से आया है, और इस तरह का अगर लॉ अगर जबरदस्ती ऊपर से इंपोज किया जाता है किसी कम्युनिटी विशेष के अगेंस्ट,
जो प्रैक्टिस की बहुत सालों से चल रहा है, उसमें अगर हस्तक्षेप आप करेंगे तो सोशल अनरेस्ट क्रिएट करेगा, समाज में और डिवीजन होगा, सोशल कैपिटल और घट जाएगा। जावेद अख्तर टाइप व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं। और एक तर्क है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन यह भी तर्क है कि ट्राइबल कम्युनिटी का क्या होगा। ट्राइबल वे ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है मेन स्ट्रीम वे ऑफ लाइफ से। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जहां पे कि बहुत सिस्टम अलग है। जैसे कि मेघालय आप जाएंगे, मेघालय में खासी ट्राइब है। खासी ट्राइब मैट्रियार्कियल सिस्टम है, पेट्रियार्कियल सिस्टम नहीं है। पेट्रियार्कियल सिस्टम क्या होता है कि पिता, हेड ऑफ द फैमिली इज फादर, और फादर से वो डिसेंड होता है, वो प्रॉपर्टी भी फादर के बाद सन, सन के बाद नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज हाउ इट गोज। लेकिन वहां पे उल्टा सिस्टम है, वहां पे मदर से आता है कहां पे, डॉटर के पास प्रॉपर्टी। ये एक सिस्टम है वहां पे। दूसरा और भी अगर एग्जांपल देखें तो केरला के नैयर कम्युनिटी है, उनका भी यही चीज है कि मैट्रियार्कियल सिस्टम है। सिमिलरली अगर गढ़वाल रीजन उत्तराखंड का जाते हैं, वहां पे एक ट्राइब है खास ट्राइब। खास ट्राइब का एक सिस्टम क्या है कि वहां पे ब्राइड प्राइस का सिस्टम रहता है। वो लोग अपने आप को पांडव का वंशज मानते हैं, और साइड में ही कौरव का भी वंशज, अपने में ही वो शादी करते हैं, बाहर नहीं करते। तो उनका ट्रेडिशन बहुत डिफरेंट है। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका कि जहां पे कि सिस्टम उल्टा है, मैट्रियार्की आपको दिखेगा। तो इस तरह का जब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो ट्राइबल का कंसर्न को भी तो नोटिस किया जाए। यूनिफॉर्मिटी अगर ट्राइबल के लाइफ में ला दे जो कि अलग है, दूर है मेन स्ट्रीम लाइफ से, तो वहां पे वो लोग को भी दिक्कत होगा, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो प्रैक्टिस चला आ रहा है उसमें डिसरप्शन आ जाएगा। तो ये एक 7 पिलर है जो कि आर्ग्यूमेंट दिया जाता है मेजरली जो इसके अगेंस्ट में है। अब जो इनके फेवर में है उनका आर्ग्यूमेंट कुछ मेजरली अगर कहा जाए तो 4 पिलर पे आधारित है। पहला चीज कहते हैं वो लोग कि ये जेंडर जस्टिस करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू है वो एक ही शादी कर सकता है, लेकिन मुसलमान का जो नियम के तहत देखा जाए तो 4 शादी कर सकता है वो, ठीक है। हिंदू जो है उसका जो प्रॉपर्टी जो डिवीजन होगा वो सन और डॉटर में बराबर बराबर डिवीजन होगा, लेकिन सेम सॉर्ट ऑफ सिस्टम नहीं है मुसलमान के केस में। और इस तरह का सेम जो सिस्टम दूसरे भी रिलीजन जो और जो ग्रुप्स हैं उनमें भी अवेलेबल है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है। तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है पर्सनल लॉ होने के कारण से, इसीलिए एक लॉ लाया जाए जिससे कि जेंडर इक्वालिटी हो पाए। दैट ये पहला चीज है। दूसरा चीज कहते हैं कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी में ये आपको मदद करेगा। एक नेशन होगा और एक ही विधान होगा तो डेफिनेटली कोहेरेंसी ज्यादा होगा, कोहेशन ज्यादा होगा। जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में इस तरह का रहता है, कोहेशन अधिक रहता है, सोशल कैपिटल वहां अधिक होता है और वो बड़ा ही इंटरनली मजबूत समाज माना जाता है, ये कहा जाता है। थर्ड इनका रीजनिंग है कि एक सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा। सेक्युलरिज्म प्रमोट कैसे करेगा कि रिलीजन के आधार पे आपका चीज नहीं हो रहा है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समानता है, लेकिन अगर पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं और वहां पे अगर आपको डिवोर्स दे दिया जाता है, डिवोर्स के बाद अगर मेल आपको मेंटेनेंस नहीं देता है तो ये इक्वलिटी कहां हुआ। प्रॉपर्टी में अधिकार बराबर मिलना चाहिए, तो प्रॉपर्टी में अधिकार बराबर नहीं मिल रहा तो इक्वलिटी कहां हुआ, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म मतलब सबको बराबर ट्रीट किया जाए, किसी रिलीजन से के बेसिस पे किसी को स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए या किसी को इंफीरियर लाइफ ना होना चाहिए। इस तरह का सिस्टम सेक्युलरिज्म प्रीच करता है। और चौथा आर्गुमेंट कहता है कि ये मॉडर्नाइज करेगा लीगल सिस्टम को। अब पर्सनल लॉ है वो आर्काइक लॉ है, वो हजारों साल पुराना सिस्टम है, वो चला आ रहा है। अभी का टाइम, अभी जो टाइम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम, 21st सेंचुरी है, जहां पे बहुत रफ्तार बढ़ गया है, बहुत सारा समाज बहुत चेंज हो गया। जब समाज बहुत चेंज हो गया और लॉ उस समाज के मुताबिक नहीं होगा तो वो समाज में प्रॉब्लम आना जरूरी डेफिनेट है और इनजस्टिस वहां परपिचुएट डेफिनेटली होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मॉडर्नाइज करें लीगल सिस्टम को ताकि सोशल जस्टिस प्रिवेल कर पाए। तो ये उनका मेजर आर्ग्यूमेंट है जहां तक कि फेवर का बात है। तो हमने दूसरा सवाल भी आपको एग्जैक्टली बताया कि क्या है मुद्दा। अब आते हैं तीसरा सवाल में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर
क्या कहना चाहता था, उन्होंने क्या कहा, लोगों ने क्या बोला। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचने तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा ट्रेस करें कि भारत का इतिहास रहा कैसा है, कहां से चलता आया है, क्या क्या चीज है। तो अगर एंशियंट टाइम का हम बात करें तो मेजरली जो गवर्न आपका होता था वे ऑफ लाइफ, वो होता था वेदास से और स्मृति से। उसी में एक बुक है मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारा वे ऑफ लाइफ को बाय एंड लार्ज गवर्न करता है। उसी तरह से बहुत सारे रिचुअल टेक्स्ट थे जो कि हमारे शादी में या और भी इस तरह के जो भी होते, कर्म कांड जिसे कहते हैं, ठीक है, वो सब चीज आपका था, उसके अनुसार होता था। दैट वाज हिंदू वे ऑफ लाइफ। फिर मिडिवियल पीरियड आया जहां आपकी मुसलमान जो शासक थे मिडिल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से, वो इंडिया आए, उन्होंने अपना एक लॉ लेके आए, उसको कहते हैं शरीयत लॉ, डिवाइन लॉ भी कहते हैं, ईश्वर का दिया हुआ लॉ है। शरीयत लॉ लाया गया और शरीयत लॉ का इंप्लीमेंटेशन हुआ। उसके बाद जो मुगल पीरियड में, पर्टिकुलरली औरंगजेब के टाइम में, एक कोडिफिकेशन हुआ कह सकते हैं आप। तो मुगल टाइम में जो औरंगजेब जो लाए थे उसका नाम था फतवाए आलमगीर, ठीक है, कोडिफाइड लॉ था। उन्होंने बहुत सारे लॉ जो थे या डिक्री जो था उसको कोडिफाई करके सेग्रीगेट कर दिया था, जहां पे कि क्रिमिनल जितने भी केसेस होंगे वो गवर्न होगा शरीयत से, और जो सिविल लॉ जो था जहां पे कि प्रॉपर्टी का राइट हो या मैरिज का बारे में बात हो, फैमिली के बारे में बात हो, वो चीज गवर्न नहीं होता था किसी एक स्पेसिफिक से। कोई कोडिफाइड वर्जन नहीं था, वो अपने अपने पे छोड़ दिया था, मुसलमान अपने हिसाब से और जो दूसरे हैं वो अपने हिसाब से। और ये आप देखेंगे तो आलमगीर वाला जो सिस्टम 1772 तक चलता आया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंग्लिश रूल आ गया। तो इंग्लिश रूल लाए, अंग्रेज आए, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बुलाया गया दोबारा से, रेगुलेटिंग एक्ट भी आया। वहां से स्टार्ट हुआ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ बाय एंड लार्ज अगर आप देखते हैं। और 1773 में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद लेटर ऑन मेनी कोर्ट्स मुंबई में आपको और मद्रास में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद फिर कॉर्नवालिस आए, वेलाइजली आए। इन लोगों का कलेक्टिव एफर्ट से कोडिफिकेशन हुआ। मुसलमान को बुलाया गया, मुसलमान का जितने भी लॉ है उसको कोडिफाई करने के लिए। हिंदू को बुलाया गया, हिंदू के जितने लॉ है उसको कोडिफाई करने के लिए। और एक उनका वर्जन ऑफ लॉ खुद था। तो जहां तक क्रिमिनल मैटर का बात है, तो क्रिमिनल मैटर उस वक्त इंग्लिश लॉ से गवर्न होता था, और हिंदू का जो पर्सनल लॉ था वो हिंदू रीति रिवाज से होता था, मुसलमान का मुसलमान के रीति रिवाज से होता था, और जितने बच गए वो सब लोग का इंग्लिश लॉ के हिसाब से सिविल मैटर्स ये किया जाता था। तो ढेर सारा लॉज आया, उसी में आईपीसी आया 1860 में, देन सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ढेर सारे उन्होंने कोडिफाई करके लॉ लाए, एक साथ एकत्रित किया। तो वो एक पहला एविडेंस था जहां पे कि मॉडर्नाइज हो रहा था हमारा लीगल सिस्टम। क्योंकि ढेर सारा लॉ रहता है तो उसको इंटरप्रीट करना, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और एकत्रित रहता है, एक जगह रहता है, कोडिफाइड वर्जन में रहता है, तो सबके लिए आसान होता है। उसी टाइम में 1873 में स्पेशल मैरिज एक्ट किया गया। हिंदू तो हिंदू से शादी कर लिया तो भाई हिंदू रीति रिवाज से, मुसलमान मुसलमान से शादी कर लिया तो मुसलमान रीति रिवाज से। लेकिन हिंदू ने मुसलमान के साथ शादी कर लिया, या हिंदू ने क्रिश्चियन के शादी कर लिया, या हिंदू के में ही जो डिफरेंट कास्ट है कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर लिया या क्षत्रिय ने वैश्य से शादी कर लिया, तो फिर क्या होगा, उसका क्या अरेंजमेंट होगा। उसके लिए लाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि इंटर रिलीजन और इंटर फेथ मैरिज को वैलिडेट करने के लिए था। तो इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो सरकार, बरतानिया हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्यों सोशल समाज में पढ़ना है, अपना अच्छा है कि हम तो लूटने आए हैं, लूटते रहेंगे जब तक तब तक अच्छा है, और जहां ही समाज वाले में पढ़ेंगे झूठ मूठ का लफड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उन्होंने रिपील कर लिया इस लॉ को। अब ये सेम लॉ जब भारत आजाद हो गया 1954 में, तो ये लॉ को लाया गया, ठीक है। तो ये था कहानी आपका ब्रिटिशर्स का। अब आता है डिबेट हिंदू कोड बिल का। हिंदू सबसे बड़ा समाज था पॉपुलेशन वाइज, देखिए, तो उनके के लिए हिंदू कोड बिल। अभी हिंदू कोड बिल पे जो डिबेट है, जो बहस है,
वो आजादी से बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। तो 1941 में BN राव के नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में हिंदू कोड कमिटी हिंदू लॉ कमिटी बनाया गया, जहां पे बोला गया कि जितने भी लॉज हैं हिंदू के, उसको क्या किया जाए, एकत्रित किया जाए और उसको रैशनलाइज किया जाए, एक कोड बनाया जाए। और 1944 में कमिटी ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट कि सर ये है हमारा वर्जन। ठीक है, उस टाइम ऑलमोस्ट लग रहा था कि भाई अब आजादी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो फिर से गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सर आप एक बार और इसको रिव्यू करो, डीपर रिव्यू करो। ठीक है, और उन्होंने डीपर रिव्यू करके 1947 में रिपोर्ट सबमिट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। वहां से ये मैटर गया फंडामेंटल राइट का जो सब कमिटी था उसमें। तो फंडामेंटल राइट के सब कमिटी ने उस टाइम में यूसीसी को जो था उसको रखा गया आर्टिकल 35 में, 35 में रखा गया। और ये उन्होंने बहस के लिए क्या करा कि दे दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बहस हुआ, जोरदार बहस हुआ, बहुत लोगों ने फेवर किया, बहुत लोगों ने अगेंस्ट किया। BR अम्बेडकर इनके पूरा वेहमेंटली फेवर में थे कि नहीं ये आना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रिटिश से आजादी, आजादी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति के लिए आजादी, जो समाज ने जंजीरों में बांध रखा है, महिलाओं को, दलित को, ST को, और जो जितने लोग हैं उनका क्या होगा, उनका जस्टिस के बारे में क्या होगा। तो उनको भी बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है और हमें ये चीज करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत वेमेंटली किया, लेकिन बहुत लोग तो KT शाह थे, उन्होंने लेफ्ट सोशलिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और बहुत लोगों ने इसका क्रिटिसाइज भी किया। और जो मेजर लीडर्स थे उस समय, वल्लभ भाई पटेल को भी अगर देखा जाए तो शुरू में वो फेवर में नहीं थे, बाद में फेवर में आ गए। वहीं पे पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उस टाइम में कांग्रेस के चीफ थे, वो भी फेवर नहीं कर रहे थे उतना। राजेंद्र प्रसाद भी फंडामेंटली लेवल पे फेवर में थे, लेकिन इस फेवर में नहीं थे कि इस तरह का ओवरऑल डायरेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा, ऐसा उनका भी मानना था। लेकिन नेहरू भी डिटरमाइंड थे कि करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब बहस हुआ, 50 घंटे लगातार बहस हुआ और कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो नेहरू ने सलाह दिया अंबेडकर साहब को कि आप ऐसा करो कि इसको तोड़ दो, डिफरेंट डिफरेंट भाग में तोड़ दो, एक एक करके आप इंट्रोड्यूस करो। तो 8 डिफरेंट भाग में तोड़ दिया गया, फिर प्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया, लेकिन फिर ये फेल हो गया, नहीं हो पाया पास। और इसमें अंबेडकर साहब ने 1950 में वो उन्होंने रिजाइन कर दिया एज अ लॉ मिनिस्टर कि भाई हम जब काम ही नहीं कर पा रहे तो मिनिस्टर बन के क्या फायदा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हो ही नहीं रहा है, तो मिनिस्टर बन के मैं क्या करूंगा। ठीक है, मलाई खाने तो आया नहीं हूं, मैं तो रिफॉर्म करने आया हूं, नहीं कर पा रहा हूं, छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। वहीं पे साथ ही साथ फंडामेंटल राइट सब कमिटी जो था वो इस असमंजस में था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट के अंदर रखे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर रखे, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक जस्टिफिएबल है कि उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। तो बाद में इस पे बहस होने के बाद वोटिंग हुआ, सब कमिटी ने वोट किया, 5:4, मतलब 5 लोगों ने बोला हाँ और 4 लोगों ने बोला ना। तो 5 लोगों ने ये बोला कि इसको अभी फंडामेंटल राइट में मत डालो, यूसीसी बहुत ही खतरनाक चीज है, कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम इसको आर्टिकल 44 के अंदर डाल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, कि फ्यूचर में इस पे बात होगा। यहां पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लीडर अपोज भी कर रहे थे, तो अपोजिशन का जो मेन मुद्दा था वो रिलीजियस फ्रीडम लेके ही मुद्दा था। और दूसरा पॉइंट ये भी मैं कहूंगा कि हिंदू कोड बिल ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब चर्चा चला तो लोगों ने बोला, एक तो पहली बात था ये थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबके लिए बराबर, मुस्लिम के लिए बराबर। उसी टाइम में आजादी का समय था, दंगे हो रहे थे, पाकिस्तान बट रहा था और जिन्ना किस्म के इंसान बोल रहे थे कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, कहने का मतलब मुसलमान, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, उनका राइट्स छीना जा रहा है और हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इंपोज किया जा रहा है। इसीलिए जो हम लोग हिंदू कोड
बिल लाया गया, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब सहमति नहीं हुआ, नेहरू जी ने ट्राई कर लिया कि भाई हम करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, जब पार्लियामेंट पहला बनेगा इलेक्शन के बाद तब हम इसको पास करा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया कि इलेक्शन में गए, 51 52 में इलेक्शन हुआ, और उसी टाइम में कांग्रेस का चेयरमैनशिप जो थे वो टंडन साहब को हटा के खुद बने, क्योंकि इन दोनों में बनता नहीं था। और उस टाइम में कांग्रेस का सपोर्ट बहुत जरूरी था ताकि ये बिल को पास कराया जा सके। और जितने भी रैली में गए, हर रैली में नेहरू जी ने कहा कि भाई हम हिंदू कोड बिल लाएंगे, हिंदू कोड बिल लाएंगे। तो बहुत जो कंजर्वेटिव एलिमेंट थे हिंदू में, उन लोगों ने बहुत सारा नारा लगाया इनके अगेंस्ट कि पंडित नेहरू होश में आओ, पंडित नेहरू होश में आओ। लेकिन पंडित नेहरू वॉज ऑब्स्टिनेट अबाउट इट, एकदम श्योर थे कि ये, हर जगह जाके उन्होंने रैली में बोला कि भैया हम लेके आएंगे, सोशल रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, रूडिमेंट्री वे ऑफ लाइफ से भारत आजाद होना चाहता है, सिर्फ ब्रिटिशर्स से नहीं। तो जब जीता इलेक्शन में बहुत मैसिव मेजोरिटी से, तब उनके पास पावर था, लोगों ने, जनता को उन्होंने कहा था, तो लगा कि भाई जनता ने जो बोला है, वो कांग्रेस को बोला कि हाँ जाओ रूल करो। हमने हिंदू कोड के बारे में बात करी, जनता ने उसको सपोर्ट किया, तभी हमें वोट किया। तो एक तरह से जनता ही चाहता है हिंदू कोड बिल लाना। साथ ही साथ कांग्रेस का भी वो प्रेसिडेंट बन गए थे, तो फिर कांग्रेस को भी कमांड में ले लिए और धीरे धीरे पास कराया गया। तो सबसे पहले 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया, जो हमने बताया था कि पहले उन्होंने लाया था, ब्रिटिश ने लाया था इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज के लिए, उसे लाया गया। उसी के बाद आपको नेक्स्ट ईयर 55 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, देन सक्सेशन एक्ट लाया गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड सक्सेशन एक्ट लाया गया, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लाया गया। और ये सब को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसको कहेंगे आप हिंदू कोड बिल। इसमें अब कौन कौन इंक्लूडेड है, तो उसमें हिंदू को उन्होंने डिफाइन किया था कि हिंदू मींस हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन। अलोंग विद दैट ब्रह्म समाज, आर्य समाज, लिंगायत, ये लोग जो छोटे छोटे सेक्ट थे, इनको भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। एक्सक्लूड किसको किया था? एक्सक्लूड किया था इन्होंने मुसलमान को, क्रिश्चियन को, पारसी को, ज्यू को, और जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो हमने नाम लिया था, इनको उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, यहां पे जब ये पास हो गया तो उसके बाद एक तरह से डिबेट बंद हो गया, बहस ही यूसीसी पे नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेजर जो थ्रस्ट यूसीसी के बारे में आया वो 1985 में आया। अब हम बातें करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 1985 में केस आया, शाह बानो का केस। शाह बानो एक 40 साल की महिला है जिनके 5 बच्चे हैं और इनको तलाक दे दिया गया। अब उसमें सिस्टम था कि मेंटेनेंस का सिस्टम ही नहीं है मुसलमान पर्सनल लॉ में, कि भाई कैसे पालेंगे हम फिर इतने सारे बच्चे को। ठीक है, वहीं पे सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है कि इस केस में, इस तरह का कोई केस हुआ तो इंडियन सिटीजन का बात कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम को बात नहीं कर रहा, इंडियन सिटीजन कैन क्लेम मेंटेनेंस। तो कोर्ट में केस हुआ, उन्होंने बोला कि सर हमें तो कुछ मेंटेनेंस इसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन जो सीआरपीसी कह रहा है कि हमें मिलना चाहिए, तो आप ही बताओ कि क्या करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज का बेंच था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलना चाहिए और मेंटेनेंस मिलेगा। और वहीं पे जस्टिस सिकरी ने यह भी कहा था कि यूसीसी और आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डेड लेटर। ये तो डाला इसीलिए गया था कि बाद में स्टेट धीरे धीरे लगाएंगे, लेकिन ये तो साइलेंट हो गए भाई 85 तक, कुछ बात ही नहीं हुआ। तो वहां पे एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ कि रिफॉर्म करने का, पर्टिकुलरली मुस्लिम पर्सनल लॉ में। अब ये तो हो गया। अब वहां पे जो गवर्नमेंट उस समय था वो राजीव गांधी का गवर्नमेंट था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एकदम तुरंत हड़बड़ी में क्या काम किया, एक नया लॉ ले आए। और लॉ क्या था, ये जो जजमेंट था साहबानों का जजमेंट, उसको पलट दिया। मतलब मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। आज तक का सबसे घटिया
जो एक्ट कह सकते हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आप एपेक्स कह सकते हैं, वो एक ये काम था जो कांग्रेस ने किया। अब वो तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर बढ़ा बात, फिर एक केस आया 1995 में, सरला मुदगल का केस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है सरला मुदगल केस में। जो जितेंद्र, आई थिंक माथुर, जितेंद्र माथुर उसके हस्बैंड का नाम था। बड़ा ही रोमांटिक किस्म के, एडवेंचरस किस्म के इंसान थे, हिंदू थे, और उन्होंने शादी करी, उनको 3 बच्चे हुए। और फिर उनको किसी और महिला से मोहब्बत हो गया, वो महिला थी मुसलमान। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट शादी कैसे करें हम, तो उन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कि मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं, मुसलमान में 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू में 1 ही शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमान महिला से शादी कर लिया, उनके साथ कुछ साल रहे। फिर उनको मजा नहीं आया, बोले कि चलो भाई वो जो 3 बच्चे और पुरानी पत्नी है उसके बाद वापस चले जाते हैं। फिर कन्वर्ट किया, फिर चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस आया, मामला ये सब इसके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनलेस एंड अनटिल कोर्ट डिसाइड कि डिवोर्स जब तक डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक अगर आप शादी अपना धर्म परिवर्तन, मुस्लिम धर्म एडॉप्ट करके, इस्लाम एडॉप्ट करके भी आप किसी से शादी करते हो, तो वो शादी को मान्य नहीं ठहराया जाएगा। दैट विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूसीसी लाइए, आप डायरेक्टली कहा कि यूसीसी लाइए और उससे कुछ जस्टिस प्रिवेल करेगा। और उसके बाद अब आता है सायरा बानो का केस 2017 में। सायरा बानो का केस ट्रिपल तलाक केस कहते हैं, जहां पे कि उनके हस्बैंड ने उनको कहा तलाक तलाक तलाक, लो भैया तलाक हो गया, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम था कि भाई तलाक 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 सामने बोल दिया, कभी कभी मैसेज पे भी टाइप करके लिख दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो गए आप, निकल लिए, मामला खत्म। शादी करते हो यार, मोहब्बत होता है, और आप तलाक 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 करके खत्म कर रहे हो। तो वहां पे 3 मुद्दा आया। एक था ट्रिपल तलाक का मुद्दा, एक था पॉलीगेमी का मुद्दा, और एक था निकाह हलाला का मुद्दा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया, ये कहा कि ये ट्रिपल तलाक जो है सिस्टम, ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में आता ही नहीं है सर। तो इसीलिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका कोई मान्यता नहीं है, ये वाहियात सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, डेरोगेटरी सिस्टम है, डिमीनिंग सिस्टम है, ह्यूमन डिग्निटी को डायरेक्ट डिमीन कर रहा है, इसीलिए इसको हटा दिया जाए। और जहां तक कि पॉलीगेमी का बात है, कि 4 शादी का बात है, और निकाह हलाला का बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला उसमें। उन्होंने ये सलाह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कैपेबल है कि इसको लॉ में परिवर्तन करे, लॉ में लाए, यूसीसी लेके आए। तो ये अभी रिसेंट तक का है बात, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं थोड़ा बताता हूं कि 22nd ने तो ओपिनियन मांगा कि हमें बताइए सर कि क्या है माजरा, क्या चाहते हो, लाएं नहीं लाएं, किस वर्जन में लाएं। लेकिन 21st ने जब इसी चीज को, यूसीसी को एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा था कि इट इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजाइडेबल, कि ये अभी डिजाइडेबल नहीं है इस मोमेंट पे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हर जगह अलग अलग है। इंडिया में सेक्रोसेंट सिस्टम है हिंदू का मैरिज, वहीं पे क्रिश्चियन मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी तरह से बहुत वर्जन्स है, ओके। तो बड़ा ही डिफिकल्टीज है, और इसीलिए उन्होंने एक सलाह दी, और यह भी कहा कि जो अगर हम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करते हैं तो फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म काइंड ऑफ लेके आते हैं। तो उन्होंने लेकिन सलाह दिया कि जो पर्सनल लॉ है उसमें जो मैरिज है, डिवोर्स को लेके जो मामला है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, डिमीनिंग है, तो इसीलिए उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, ऑल्टरकेशन किया जाए, उसको आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है उसके स्पिरिट में लाया जाए, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे कि राइट्स लोगों का प्रोटेक्ट हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस तरह से एक फ्लैट लॉ नहीं लाया जाए, सिंगुलर लॉ नहीं लाया जाए पूरे देश के लिए, उनका यह सलाह था। अब आते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन में, कि डिस्कशन तो हो गया, कि अब सवाल है कि आना चाहिए कि नहीं चाहिए, और आना चाहिए तो किस वर्जन में आना चाहिए। तो जहां तक कि मेरा सवाल है, जहां तक कि मेरी सूझबूझ है, उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी फोकस ना हो कि एक ही चीज सबके लिए, ठीक है।
हिंदू वे ऑफ लाइफ सब पे इंपोज कर दो, ये नहीं, हर को अपना अपना लिबर्टी होना चाहिए। तो मतलब कि यूनिफॉर्मिटी पे ना फोकस करके फोकस करे कॉमनलिटी पे, पहली बात। दूसरी बात कि कंकरेंट लिस्ट में है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल लॉ बनाए जिसमें कि दो फीचर्स हो, एक एसेंशियल फीचर हो मतलब कि, और एक हो कि स्टेट पे छोड़ दिया जाए, एक मैंडेटरी हो और एक जो रहे कि स्टेट पे छोड़ दे। तो कुछ जो पार्ट है उसको मैंडेटरी बना दिया जाए और कुछ जो पार्ट है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर ओन विजडम, देयर ओन थिंकिंग, वहां पे वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए। और जो मैंडेटरी पार्ट है उसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको डायरेक्टली उसके अगेंस्ट ना हो, और डिग्निटी ऑफ वुमेन जो है, जेंडर इक्वालिटी का, जेंडर जस्टिस के बारे में बात करते हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाए कि वो प्रोटेक्ट हो। तो मेरा मानना है आए, लेकिन जो वर्जन मैंने बताया उस वर्जन में आए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, सोशल अनरेस्ट नहीं होगा, कंसल्टेशन प्रोसेस ब्रॉड लेवल होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पूरा मुद्दा समझा, आपका विचार क्या है। तो जो भी आपका विचार होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उस पर अगर फर्दर डिस्कशन की बातें होगी तो मैं एक लाइव सेशन लूंगा, हम लोग वहां पे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये था यूसीसी। थैंक यू वेरी मच।